नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर दिल्ली में आज एक अहम मीटिंग हुई। यह मीटिंग सरकार की तरफ से नहीं बल्कि अपोजिशन जमातों और खासकर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी जमातों के लीडर इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि यह बैठक किसी के खिलाफ या किसी मोर्चाबंदी को लेकर नहीं थी, बल्कि मुल्क में जारी कोरोना वबा, महंगाई, सरकार की कारकर्दगी वगैरह वगैरह को लेकर यह मीटिंग मुनक्किद की गई। लेकिन कहते हैं कि जब एक ही सोच के कई लोग एक छत के नीचे जमा हो तो बात आगे तक निकल जाती है। आज इस मुलाकात के माने समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में काफी चेमेगोइयां चल रही थी और कहा यह भी जा रहा था कि थर्ड फ्रंट, तीसरे मोर्चे की तैयारी इसे माना जा रहा था। यानी एक मुलाकात थी और निशाना 2024 था। तो इस मुलाकात और इस मीटिंग के माने क्या कुछ हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस मीटिंग में जो लोग शामिल हुए वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस मीटिंग में किसी तरह की मोर्चाबंदी हुई है। क्या कुछ इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, पहले हम आपको वो सुनवाई देते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के जरिए, और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो एक पहला निचोड़ इसका ये है, उस विजन में तमाम चीज़ें होंगी। आप सभी लोग ग्राउंड पे कवर करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान के मुद्दे हों, देश की लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हो, प्रेस की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, हर तरीके का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो, हर तरह के मुद्दे उस विजन का हिस्सा बनेंगे। और वो विजन इंक्लूसिव विजन होगा, वो एक पॉजिटिव विजन होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला। वो एक कन्फ्रंटेशनल विजन की बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव विजन की बात है अगली पीढ़ी के लिए। तो मुलाकात तो एक बहाना है और 2024 निशाना है। हालांकि इस मीटिंग में शामिल लोगों का कहना है कि इस मीटिंग का मकसद कोई मोर्चाबंदी नहीं है, कोई फ्रंट बनाना नहीं है, बल्कि मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन इस मीटिंग में कांग्रेस का न शामिल होना और इसके अलावा गैर बीजेपी यानी बीजेपी से भी किसी लीडर को इसमें शामिल नहीं किया गया। ऐसे में कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और सियासी गलियारों में जो एक चेमेगोइयां हैं इस मीटिंग को लेकर, तो इसमें आखिर हकीकत क्या कुछ है, आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस को इस मीटिंग से दूर क्यों रखा जाता है, क्या कुछ माने इस मीटिंग के निकाले जाएं, इस मुलाकात का मकसद क्या कुछ है, और अगर इस मुलाकात का मकसद थर्ड फ्रंट या तीसरा मोर्चा नहीं है तो आखिर है क्या, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त हैदर अब्बास साहब जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विश्वास पाठक जी तर्जुमान हैं बीजेपी के। क्लाइड क्रास्तो जी हैं जो कि एनसीपी स्पोक्स पर्सन है, और मेराज सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं जो कि चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले क्लाइड क्रास्तो जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में काफी चेमेगोइयां थी, और इस मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सबसे पहले मजीद मेमन साहब ने यही कहा कि इस मीटिंग के बहुत सारे माने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये मीटिंग मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर बुलाई गई थी। क्या कुछ माने निकाला जाए, क्या कुछ समझा जाए, इस मीटिंग की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्लाइड क्रास्तो जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं विश्वास पाठक जी सीधे सीधे आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी स्पोक्स पर्सन है विश्वास पाठक जी, इस मीटिंग पर बीजेपी की गहरी नजर थी और खासतौर से सरकार से जुड़े हुए या एनडीए से जुड़ी हुई जो पार्टियां थी उनकी नजर थी कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। 2.5 घंटे तक यह मीटिंग चली है,
विश्वास पाठक जी। देखिए, ये मीटिंग को हम कुछ तवज्जो नहीं देते हैं। उसका कारण ऐसा है कि ये मीटिंग बुलाई थी माननीय शरद पवार साहब ने। शरद पवार का हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, सीनियर नेता है, अनुभवी नेता है, और किसानों के मामले में हम कभी कभी उनकी राय भी लेते हैं। ये सब ठीक होने के बावजूद भी सवाल हमारा उनके विश्वसनीयता के ऊपर है, उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। और जिस प्रकार से मीटिंग लेते हैं, इसका मतलब ही ऑलवेज वांट्स टू बी रिलीवेंट। पॉलिटिक्स में रिलीवेंट रहने के लिए वो ये सब करते हैं। अभी माजिद मेहनत साहब ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो हालत है वो हालत डिस्कस करने के लिए हमने मीटिंग ली। उसके लिए माननीय शरद पवार जी मुंबई में रह के डिजिटल माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मीटिंग कर सकते थे, लेकिन सवाल वो नहीं था। वो दिल्ली में जाकर उन्होंने, और गुपकार जो ज्ञानपुरी है, आज जो मीटिंग चल रही थी वो सब वहां पे अवेलेबल थी, तो उनको बुला के एक माहौल बना के इस प्रकार का गुमराह करने का काम हुआ है। इसमें से कुछ फलित निकलेगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि शरद पवार इज नॉट नोन फॉर हिज क्रेडिबिलिटी। देखिए 1980 की बात है, 70 की बात है, जब यहाँ पे उन्होंने एक PLD नाम का डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था, कांग्रेस के पीठ पे उन्होंने खंजीर खुपसा था और मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में कांग्रेस ज्वाइन करके 1999 में उन्होंने सोनिया जी को विरोध किया, एनसीपी बनाई, और 22 साल से वो एनसीपी चला रहे। 22 साल के बावजूद भी इतना अनुभवी नेता, केवल 50-55 विधायक से ज्यादा महाराष्ट्र में उसकी कुछ प्रगति नहीं होती है। जबकि इतर राज्य, जो बाकी राज्य है जहाँ पे अखिलेश यादव ने सरकार लाई, ममता ने सरकार लाई, जयललिता ने सरकार लाई, इन्होंने आज तक महाराष्ट्र में सरकार नहीं ली, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और महाराष्ट्र में 2019 के इलेक्शन में जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार बननी थी, उस समय इन्होंने शिवसेना को गुमराह करके एक अपॉर्चुनिस्ट के तौर पे महाराष्ट्र में एक सरकार बनाई है। इसलिए हम इस मीटिंग को ज्यादा तजुर्बा नहीं देते हैं। चलिए ठीक है। क्लाइड क्रास्तो जी, आप तक मेरी सर आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। देखिए, सीधे सीधे यहां पर बीजेपी ने कहा कि इस तरह की जो मीटिंग होती है उस पर हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और इस मीटिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी की सियासत को चमकाना था। यह बीजेपी का बयान है। ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, दिन भर तो वो जो मीटिंग के अटकलें लगा रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अगर तवज्जो नहीं देना है तो वो ये खुद ही तवज्जो दे रहे, ये बौखला गए, घबरा गए। मैं ज्यादा सुन नहीं पाया, लेकिन बाद में पाठक साहब जो हमारे मित्र है, हमारे अलमत होते रहते लेकिन हम दोस्त है, वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि तवज्जो नहीं दे रहे। देखिए 22 साल जो हमारी पार्टी 22 साल से महाराष्ट्र में है, उससे 17 साल तो महाराष्ट्र हमारी सरकार रही है, वो सिर्फ 5 साल उनकी सरकार रहेगी। कोई ध्यान नहीं देता, कोई तवज्जो नहीं देता, उनको कोई वैल्यू नहीं है, तो आप वो खुद तो सरकार नहीं बना पाए। 22 साल जो हमारी पार्टी है उसमें 17 साल तो महाराष्ट्र में सरकार में रहे, तो ये बात क्या करे थी कि उनको क्या धक्का पहुंच गया है, सदमा पहुंचा है, फिर से ये कुछ शुरुआत होगी, फिर से उनको तकलीफें होगी। देखिए, हमारा कहना भाई एक ही है कि पवार साहब जो है इस देश के बड़े नेता है, और बात सच्चाई यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जो इनके नेता भी है बीजेपी के, आदरणीय मोदी जी, वो खुद कहते हैं कि पवार साहब जो है वो मेरे गुरु है, तो इनके नेता ही उनको गुरु मानते हैं। और ये अलग बातें कहते हैं, ठीक है, उनका पर्सनल ओपिनियन है, उसको तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई विपक्षी दल हो, वो अगर एक होना चाहते हैं और पवार साहब की अगुवाई में अगर वो उनका नेतृत्व करके चाहते हैं कि कुछ बातें हो, तो उसमें गलत क्या है? और समविचारिक पक्ष जो है, पवार साहब का हमेशा कहना है कि समविचारिक पक्ष जो है वो एक साथ आकर देश की परिस्थिति जो है वो सब विचार विमर्श करके देश को एक आगे लेने जाने की बात करें, तो उसमें गलत क्या है? और लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है, विपक्ष का काम क्या होता है? क्या उनका काम ये होता है कि जो सरकार में उनकी वाह करे? नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष का काम ये होता है कि अगर सरकार में जो पार्टी है या जो गठबंधन है वो अगर कुछ गलत करे या कुछ उनके खामियां हो, उनको दर्शाना, उनको आईना दिखाना, लोगों के सामने लाना। तो अगर ये खुद को अगर इतना मजबूत समझते हैं और कहते हैं 50 साल हमें इस सरकार में से कोई निकाल नहीं सकता, लोग हमें चुनकर ही लाएंगे, तो फिर ये क्यों डर रहे हैं और क्यों बौखला गए हैं? अटकलें ये खुद क्यों लगा रहे हैं? तो हो रहा है, मीटिंग होने दीजिए, चुप रहिए। आपको तकलीफ क्यों हो रही है अगर आप इतने मजबूत है तो? ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारों में काफी चेमगोइया थी इस मुलाकात को लेकर, और एक तवील मीटिंग हुई है, तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। अब्बास हैदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास जी, इस मीटिंग को इस नजरिए से भी बहुत एक तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें बीजेपी, क्योंकि अपोजिशन की ये मीटिंग थी, इसमें बीजेपी तो होती नहीं, ये एनडीए से जुड़ी हुई पार्टी है, लेकिन इसमें कांग्रेस भी शामिल नहीं थी।
सवाल इस वजह से उठ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है इस मीटिंग में? मेरा भाई, मुल्क में जो भी लाइक माइंडेड सेक्युलर पार्टियां हैं, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जो माशरे को तोड़ने वाली पॉलिसी है उसके खिलाफ लामबंद हैं, सब एक साथ हैं। और ऐसी बहुत सारी मीटिंग होगी। शरद पवार जी की पार्टी की तरफ से ये पहले ही साफ कर दिया गया है कि ये कोई विपक्ष की मीटिंग नहीं है। आदरणीय यशवंत सिन्हा जी की जो भारत मंच जो उन्होंने बनाया है उन्होंने मीटिंग अरेंज करी थी और वो कुछ लोगों से वो मिलाना चाह रहे थे, तो उनसे इन्होंने मीटिंग करी है। और देखिए, ये हिंदुस्तान की आप समझ लीजिए इतिहास की ये पहली ऐसी सरकार है जिसने हमारे देश मुल्क की जीडीपी को -8 पहुंचा दिया। कांग्रेस सरकार ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को बिलो पावर्टी लाइन से अबव पावर्टी लाइन लाए थे। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को वापस बिलो पावर्टी लाइन में ढकेल दिया। हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हुई है और विपक्ष बहुत मजबूत है इनकी सरकार के खिलाफ। हम सब मिल करके बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाएंगे और इनकी सरकार को हर राज्य में और देश में समझिए संध में इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। चलिए, लेकिन आपने जो असल मुद्दा है उसका जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस को इस मीटिंग से दूर क्यों रखा गया, क्योंकि कांग्रेस भी अपोजिशन का हिस्सा है और बल्कि सबसे बड़ा चेहरा है अपोजिशन का। मैं मेराज सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मेराज सिद्दीकी साहब, कहा यही जा रहा था कि ये 2024 को लेकर ये एक सुगबुगाहट है और एक तरह से उसकी आहट है, जिसमें न तो कांग्रेस से किसी लीडर को बुलाया गया, यानी गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी ये एक तरह से एक फ्रंट है जो मुल्क में बन रहा है। चर्चा यही रही पूरे दिन भर। देखिए, ऐसा है कि बंगाल इलेक्शन की जो नताइज आए हैं सामने, उससे पूरे भारत की सियासत में एक खलबली सी मच गई। लोग सोचने समझने लग गए और खास तौर से बीजेपी जो है पूरी तरह बौखला गई है। शरद पवार साहब भारत के एक बहुत अहम सियासी कद्दावर नेता है, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, वो पूरे भारत में बहुत अहम मकाम है उनका। और जो भी वो कदम उठाते हैं बहुत सोच समझ के उठाते हैं और बहुत सारी दूरअंदेशी के साथ उठाते हैं। इस तरह की मीटिंग करना कोई नई बात नहीं है। और ये समझा जा रहा था, ये सोचा जा रहा था कि बंगाल के इलेक्शन के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए कि तमाम हम ख्याल पार्टियां बीजेपी को छोड़कर, फिरकापरस्त पार्टियों को छोड़कर, हम ख्याल पार्टियों को कहीं न कहीं किसी न किसी दर्जे में साथ में बैठना चाहिए। ये बात बंगाल के इलेक्शन ने साबित कर दी है कि हम अलग अलग रहकर बीजेपी पर लगाम नहीं लगा सकते और बीजेपी की नफरत वाली सियासत, मुल्क को तोड़ने वाली सियासत, धर्म की सियासत, इस पर रोक लगाने का वाहिद तरीका यह है कि तमाम हमख्याल पार्टियां, सेकुलर पार्टियां मिलें, बैठें, सोचें, समझें और एक लगाम लगाने का काम करें। मनमानी तौर पर बीजेपी की हुकूमत जो है नए नए कवानीन ला रही है, बेमर्जी का कर रही है, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि तमाम वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जिनका आईन सेकुलर है, उनको साथ आना चाहिए, बैठना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि एक ही मीटिंग में सारे नताइज आ जाएं। असल चीज ये होती है कि आप बैठे मिलें, बैठे, जब मिलेंगे बैठेंगे तभी तो कोई रणनीति बनेगी, तभी कोई बात होगी। अगर ये बात होती है तो मुल्क के फायदे के लिए और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। बिल्कुल। विश्वास पाठक जी, देखिए, जिस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी को घेरने के लिए दरअसल ये तमाम चीजें हुई, ये मुलाकात हुई और ये मीटिंग हुई बीजेपी। और जाहिर सी बात है कि इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया कि सरकार की जो कारकर्दगी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कोरोना को सरकार काबू नहीं कर पाई है, सरकार की जो नाकामी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए ही यह मुलाकात हुई। विश्वास पाठक जी, देखिए, बीजेपी को घेरना ये इनकी आवश्यकता, इनके सर्वाइवल का सवाल है। 313 सीट्स लेकर मोदी जी को जब भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से सफलता मिली, उससे बौखला गए, यह इनके अस्तित्व का सवाल है। इनको अगर बीजेपी की जो खामियां है उसके ऊपर अटैक करना है, आ रहा हूं जी, तो उसमें सबसे बड़ा मंच है पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट में, लोकसभा में ये जनाब लोग सब भाग जाते हैं, कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर सकते। फिर होने के बाद बाहर में आएंगे, अलग अलग प्रकार के एजिटेशन करेंगे, मीटिंग लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सिर्फ टीवी पे आके, मीडिया के आके। तो अब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है ना, पार्टी का अब मानसून सेशन होगा पार्लियामेंट का, तो उससे पहले अपोजिशन की तैयारी से माना जाए। वो डिसाइड करे ना, वो उसकी तैयारी है या गुपकर गैंग दिल्ली में आ गई थी इसलिए मिल लिए है। अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं थी, शिवसेना क्यों नहीं थी, प्रॉपरली उसका ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं किया था, ये सब बातें आगे आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय शरद पवार ये अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए पॉलिटिक्स में इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जरूर है, उनका हम सलाह लेते हैं कि एग्रीकल्चर में हाँ सलाह लेते हैं। लेकिन विश्वास पाठक जी, आज की इस मीटिंग के बाद जो पीसी में कहा गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद मेमन ने कहा कि सरकार की नाकामी, महंगाई को खासतौर से उन्होंने फोकस किया कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, गरीब और अमीर सभी परेशान है, तो सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की तैयारी हो रही है अपोजिशन की तरफ से। यह इसकी शुरुआत है आज पाठक जी। नहीं, वो जरूर घेरे, जरूर वो डिबेट करे, लेकिन महंगा की बात निकली इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पेंडेमिक 100 साल में पहले बार ऐसे कोविड-19 पेंडेमिक आया है। ये पूरी दुनिया की समस्या है और महंगाई बढ़ने का कारण यातायात बिगड़ गई है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं और लोगों तक माल नहीं पहुंच रहा है, इसलिए महंगाई है। फिर भी महंगाई का दर जो है, सीपीआई का दर है, वो 6% है, 6% है। मुझे ये बताओ कि मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी 2008 में महंगाई की दर 2 डिजिट में क्यों थी, उसका क्यों हमें कारण बताया। और हैदर साहब ने, सिद्दीक साहब ने कहा कि नेगेटिव ग्रोथ है। अरे नेगेटिव ग्रोथ तो पूरी दुनिया में पेंडेमिक के कारण, 40 साल पहले कोई पेंडेमिक नहीं था, ठीक है, कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं था। क्रैस्टो जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्रैस्टो जी, अबू जी ये बताएं, बार बार पवार साहब, आदरणीय पवार साहब बोलकर बाद में बोल रहे हैं कि उनको विश्वास नहीं किया जा सकता के लिए। ये एक भारत देश में, हमारे देश में कहना, अगर किसी को पब्लिसिटी चाहिए ना तो पवार साहब की वजह से बोलते। विश्वास पाठक जी वही लाइन अपना रहे, पवार साहब को रेलेवेंट रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो आप उनका विरोध करें, उनके बारे में कुछ गलत बोले तो वो कभी उनको आपको उत्तर देते, कोई गलत बोलने वाला बोलते रहे, लेकिन गलत बोलने वाला रेलेवेंस में आने के लिए उनके बारे में गलत बोलता है। बात यही होती है। सही बात दूसरी आपको मैं बताता हूँ कि ये बोले बीजेपी को घेर रहे, बीजेपी को घेर रहे, तो आज सरकार में कौन है? लोकतंत्र में विपक्ष का क्या काम है कि जो सरकार में है उनके बारे में जो बताना, सही गलत जो है पब्लिक को दिखाना है, लोगों को दिखाना, दर्शाना है, आईना दिखाना। मैं कह चुका ये बात। तो अगर घेरने की बात करें, अपने आपको इनविंसिबल बता रहे, सरकार में है तो हम उनको घेरेंगे ही, गलत करेंगे घेरेंगे। पार्लियामेंट की बात करें, जब पार्लियामेंट के सेशन होने की जरूरत थी तो तब ये भाग रहे थे क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए उसको टाल रहे थे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बार बार आप ये सवाल किया जाता है कि कांग्रेस के लोगों को बुलाया नहीं गया था। अगर आप फिर से रिवाइंड करके ध्यान से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो माजिद मेमन साहब ने बताया था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब है और कपिल सिब्बल साहब है, इनको कहा गया था, लेकिन कुछ कारणवश उनके प्रायर कमिटमेंट्स पे इसलिए वो आ नहीं सके। तो और मीटिंगें होगी, ये तो पहले चरण था, और मीटिंगें होगी तो कांग्रेस के लोग आएंगे। और जैसे मैंने कहा कि समविचारिक पक्ष के लोग तो जरूर आएंगे, और जिसको भी रेलेवेंस में रहना है ना महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में, पवार साहब का नाम लेता लेने दीजिए। चलिए ठीक है, उनका नसीब। मैं अब्बास जी आपके पास आना चाहूंगा। हैदर अब्बास जी, बीजेपी कह रही कि कितने भी आप इस तरह के फ्रंट बना लो, कितने भी अपोजिशन की इस तरह की मीटिंग कर लो, मोदी जी नंबर 1 ही रहेंगे। देखिए, पहली बात, बीजेपी इतनी ज्यादा नीचे की तरफ जा रही है, ढलान की तरफ जा रही है कि इनको रोकने वाला कोई बचा नहीं है। हर तरफ बीजेपी में उठापटक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि चुनाव के बाद तय होगा, एक मंत्री कहते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री जी की फोटो हटा देते हैं। ये पहली उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी है जिनके 150 विधायक विधानसभा में इनके खिलाफ धरने में बैठे। हर राज्य में इनकी सरकार जहां है वहां उठापटक का स्थिति है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष एकजुट है। कुछ ही लोग ऐसे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के जो विपक्ष को सही दिखाते हैं, विपक्ष अगर कुछ करता है तो उसे दिखाते हैं। उसके बाद जो इनका फंडेड मीडिया है वो ये दिखाता है विपक्ष
टूटा हुआ है, विपक्ष में बिखराव है, ये सब गलत खबरें हैं। और शरद पवार जी ने जो किया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और कांग्रेस में जावेद अख्तर साहब भी थी। ये सिर्फ देखिए, ये जो एक मीटिंग थी ये सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग ही ना होकर के कैजुअल मीटिंग थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका राजनीति से मतलब नहीं है, जो इस विचार के हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी सरकार जिसने इस देश को सिर्फ नीचे की तरफ ढकेला है, उसको सत्ता से कैसे हटाया जाए इसके बारे में चिंतन हुआ है। अच्छे विचार आए हैं, देश को कैसे आगे बढ़ा जाए इसके बारे में बातें हुई हैं। ऐसी मीटिंगें और ज्यादा होनी चाहिए और विपक्ष मजबूती से इनकी सरकार को हटाने में बिल्कुल बिल्कुल हर तरीके से कामयाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। मैं मेरा सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि एक सोच के लोग एक छत के नीचे जमा हुए और उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर टारगेट किया। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इसमें कई ऐसी पार्टियां थी जो शामिल नहीं हुई, इस वजह से यह मीटिंग बहुत चर्चा में रही। मेराज जी, अगर अपोजिशन को वाकई में मजबूती ही करना है तो पूरे अपोजिशन को इसमें शामिल होना चाहिए था। मेराज सिद्दीकी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? मेराज सिद्दीकी जी, आवाज आ रही मेरी? चलिए ठीक है। मैं क्लाइड क्रास्तो जी आपके पास आना चाहूंगा। क्रास्तो जी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के लोग भी इसमें आने वाले थे और किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन मेरा सवाल यह कि अगर इस मीटिंग का मकसद यह था कि अपोजिशन को मजबूत किया जाए, बंगाल के चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने भी कहा था कि अपोजिशन को मजबूत किया जाएगा, तो अगर अपोजिशन की कुछ पार्टियां इसमें शामिल नहीं होती हैं, कुछ बड़े चेहरे शामिल नहीं होते, तो सवाल तो उठता है। नहीं, आप समझ लीजिए अबू जी, मीटिंग किस लिए था वो मैंने आपको पहले स्पष्ट कहा और लोगों ने भी कहा है, जो माजिद मेमन साहब बाद में आकर यशवंत सिन्हा साहब ने कहा। मुद्दा ये था कि अलग अलग क्षेत्र के लोग जो है वो ये मीटिंग में शामिल थे। उसमें राजनीतिक पक्ष के थे, कलाकार थे, जावेद अख्तर साहब थे। ये सब लोग जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, ये सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सब विषयों पर करंट सिचुएशन जो देश में है वो देश के वर्तमान स्थिति पर चर्चा विमर्श करने के लिए ये मिलकर आए थे। तो बात उस तरफ की जो बात थी वो कर रहे थे। तो आप अगर ये अटकलें लगा रहे कि सिर्फ राजनीतिक विषय पर चर्चा होने वाली थी, ऐसा नहीं है। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोग नहीं आ पाए, काफी सारे लोग थे वो लिस्ट में, कुछ लोग अपने पर्सनल कारण की वजह से नहीं आए। और ये पहली और आखिरी मीटिंग नहीं है, और मीटिंगें होगी और सिर्फ राजनीति जो मुद्दे हैं उसके ऊपर ये मीटिंग आगे भी चलकर नहीं रहेगी। ये सब मिलकर देश की परिस्थिति, लोगों को तकलीफ का निवारण करना, हमारे देश में जो मेराज सिद्दीकी साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेराज सिद्दीकी जी, क्या वाकई में 2024 चुनाव से पहले, या अभी यूपी के भी अब चुनाव आने जा रहे हैं 2022 के, आपको लगता है कि अपोजिशन का इस तरह से एक साथ आना मजबूती देगा अपोजिशन को? जी बिल्कुल मजबूती देगा और लोग चाहते भी हैं। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि बंगाल का इलेक्शन के नताइज पर आप नजर डाल दीजिए। ये लोग बड़े गुमान में थे कि हम बंगाल फतेह कर लेंगे। इस कदर नफरत फैलाई उन्होंने, इस कदर नफरत फैलाई, धर्म की इतनी जबरदस्त राजनीति वहां की, लेकिन जनता ने, अवाम ने अक्सर इनको रिजेक्ट कर दिया, बाहर कर दिया। और ये साबित कर दिया कि भारत का नेचर ही ऐसा नहीं है। भारत के लोग आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, भारत के लोग तरक्की चाहते हैं, भारत के लोग मंदिर और मस्जिद की सियासत नहीं चाहते हैं। ये बंगाल के लोगों ने साबित कर दिया और यही आगे भी होगा, यही आगे भी होगा। इसलिए तमाम पार्टियों ने मिल भर कर सोचने की जो बात की है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये पहला इम्तिहान तो अपोजिशन का यूपी में ही होगा। यहीं पर जिस अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, चाहे बीएसपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो पहला इम्तिहान तो यहीं पर होगा कि अपोजिशन कितना मजबूत होता है बीजेपी के खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि हर रियासत की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग चीजें। हर रियासत के लोग मिल बैठकर अपने रियासत के हिसाब से मिल बैठकर तय करेंगे और ये कोशिश की जाएगी कि किस तरह से भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाए। देखिए, इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में, ठीक है, जाहिर सी बात है कि अपोजिशन की मजबूती की एक तरफ बात होती है और उसी मजबूती को लेकर इस तरह की मीटिंग बुलाई जाती है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस मीटिंग का, इस मुलाकात का असर क्या कुछ होगा, आने वाले दिनों में क्या कुछ इसके असरात होंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। और क्या वाकई में अपोजिशन 2024 या 2022 से पहले एक प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के खिलाफ आ पाएगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेराज सिद्दीकी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्लाइड क्रास्तो जी, विश्वास पाठक जी और हैदर अब्बास साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।